हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू। आज अपन स्टडी करने जा रहे हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पार्ट 8 के बारे में। इस प्रेजेंटेशन में आप पढ़ेंगे व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, हमें जैव विविधता को क्यों संरक्षित करना चाहिए। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये भी नीट के लिए माई सेल्फ दत्ता शिंदे बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स आपका स्वागत करता है। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में आपने पढ़ा है कि बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है। इस प्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में आपको क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर एनसीईआरटी ने, व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। देखिए कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ये प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट है। किसका? बायोडाइवर्सिटी का। टू ऑब्टेन द रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि शाश्वत विकास के लिए बायोडाइवर्सिटी बचाना जरूरी होता है। दोस्तों, देयर आर मेनी रीजंस, सम ऑब्वियस एंड अदर्स नॉट सो ऑब्वियस। कई स्पष्ट रीजन है, कई अस्पष्ट रीजन है बायोडाइवर्सिटी बचाने के, बट ऑल इक्वली इंपॉर्टेंट। सभी रीजंस महत्वपूर्ण होते हैं। ये रीजंस ग्रुप्ड होते हैं तीन कैटेगरी में, 3 कैटेगरीज। व्हिच आर दीज कैटेगरी? नैरोली यूटिलिटेरियन, यानी कि डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम द नेचर, और दूसरा होता है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, यानी कि सभी टाइप के एडवांटेजेस, और थर्ड है इथिकल, यानी कि नैतिक होता है। ये ह्यूमन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यहाँ पर बात की है कि आने वाली पीढ़ियों को बायोडाइवर्सिटी आपने कंजर्व करनी चाहिए। आप सभी का उत्तरदायित्व होता है। दोस्तों, इस तीनों ग्रुप जो भी रीजंस होते हैं बायोडाइवर्सिटी बचाने की, इसकी इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। पहला देखेंगे कि नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि संकीर्ण रूप से उपयोगितावादी ये तर्क होता है बायोडाइवर्सिटी यूटिलाइजेशन का। तो क्या है इस प्रेजेंटेशन में देखें कि फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी आर ऑब्वियस, स्पष्ट है कि ह्यूमन डिराइव काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द नेचर। जो आप काउंट नहीं कर सकते, इतने बेनिफिट ह्यूमन नेचर से लेता है। और कौन से बेनिफिट होते हैं? देखिए कि बायोलॉजिकल सर्विस आपको बायोडाइवर्सिटी से मिलती है। बायोलॉजिकल सर्विस इनमें क्या आता है कि बायोडाइवर्सिटी से आपको फूड मिलता है, जैसे पल्सेस और फ्रूट्स मिलते हैं। ये देखिए कि काउपी, ग्रीन पीस, कई सारे मूंग हो या अरहर की दालें हो, ये सभी आपको मिलते हैं। डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स भी आप खाते हैं, तो ये बायोलॉजिकल सर्विस बायोडाइवर्सिटी से मिलती है। दूसरा है कि फायरवुड भी मिलता है आपको, जलाने की लकड़ी जलाते हैं आप खाना बनाने के लिए। फाइबर्स भी मिलते हैं, जैसे कॉटन, हेम फाइबर्स। तीसरा है कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल आपको ये फॉरेस्ट से मिलता है। दोस्तों, ये लकड़ी से आप फर्नीचर बनाते हैं या खिड़कियां या दरवाजे बनाते हैं, तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी आपको ये बायोलॉजिकल सर्विस ये आपको मिलती है बायोडाइवर्सिटी से। नेक्स्ट देखेंगे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कौन से आपको ये बायोडाइवर्सिटी से मिलते हैं। तो टैनिन, कई लुब्रिकेंट्स मिलते हैं, डाइज मिलते हैं, रेजिन्स मिलते हैं, परफ्यूम्स मिलते हैं। दोस्तों, देखेंगे कि टैनिन की जब बात आती है तो टैनिन ये बैक्टीरिसाइड होता है। कई इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन ये क्योर करता है टैनिन। और न्यू टिश्यूज जब वाउंड बंद होती है, वाउंड आपको कई शरीर पर चोट होती है, तो वाउंड्स ये हीलिंग करती है। और ये वाटर सोल्यूबल पॉलीफिनोलिक बायोमोलिक्यूल है ये टैनिन। दूसरी बात आती है रेजिन्स, यानी कि रेजिन्स को राल कहते हैं, और ये सॉलिड हाईली विस्कस सब्सटेंस प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। देखिए ये रेजिन्स दैट इज यूज्ड फॉर कफ, डायरिया, हेवी ब्लीडिंग और यूट्राइन ब्लीडिंग से सॉरी। नेक्स्ट देखेंगे कि प्रोडक्ट्स ऑफ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस। देखिए कि आपने 11th टॉपिक जो पढ़ा है, ये देखिए कि 9 टॉपिक बायोमॉलिक्यूल्स में आपने देखा होगा कि ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट, सभी टाइप के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स लाइक पिगमेंट्स हो या अल्कोलॉइड, टेरिपिनॉइड्स, एसेंशियल ऑयल, टॉक्सिन्स, लेक्टिन्स, ड्रग्स और पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस, ये आपने पढ़े हैं 9th टॉपिक में। तो ये टेबल अच्छी तरह से याद रखना दोस्तों। ये प्लांट सिंथेसिस हंड्रेड्स ऑफ केमिकल कंपाउंड ये प्रोड्यूस करते हैं, और कई डिफेंस होता है प्लांट्स में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स लाइक इंसेक्ट्स, फंगल डिसीज हो या बैक्टीरियल डिसीज से।
नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि क्या लिखा है, मोर देन 25% ऑफ ड्रग्स करंटली सोल्ड इन द मार्केट वर्ल्ड वाइड आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स। आपने अभी मार्केट में जो भी ड्रग्स आपको मिलते हैं तो 25% ये डिराइव किए जाते हैं प्लांट से। आयुर्वेदिक सिस्टम आप जानते हैं कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, और ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में ये मेडिसिनल प्लांट बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए 25,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स कंट्रीब्यूट टू द ट्रेडिशनल मेडिसिन। 25,000 ये प्लांट्स क्या करते हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन में कंट्रीब्यूट करते हैं, और ये यूज्ड बाय नेटिव पीपल्स अराउंड द वर्ल्ड। पूरे विश्व में ये नेटिव पीपल जो भी होते हैं तो ये प्लांट प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं, ड्रग्स जो होते हैं तो ये यूज करते हैं। दोस्तों आगे क्या लिखा है कि नोबडी नोज हाउ मेनी मोर मेडिसिनली यूजफुल प्लांट्स देयर आर इन अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड। यानी कि कितने ऐसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पर होता है, आपको ये अर्थ का मैप दिया है। इस यहाँ पर देखिए नॉर्थ की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्कवृत होता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ये साउथ की तरफ होता है, साउथ पोल की तरफ। तो इसके बीच में जो एरिया है, इस एरिया को ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, और ट्रॉपिकल जोन में कई थिक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और इस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कई ऐसे मेडिसिनली यूजफुल प्लांट्स है। तो आपको भी पता नहीं चलेगा कि कितने ऐसे प्लांट है, तो इनकी खोज होना बाकी है। तो यही लाइन यहाँ पर ये कह रही है। दोस्तों प्यारे साथियों, आगे बात करते हैं। एक इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी आपको एनसीईआरटी ने दिए है, उस टर्मिनोलॉजी है बायो प्रोस्पेक्टिंग। देखिए इस पिक्चर में देखिए कि बायो प्रोस्पेक्टिंग मतलब क्या होता है। दोस्तों ये तलाश होती है नेचुरल रिसोर्सेस की, एक्सप्लोरेशन होता है नेचुरल रिसोर्सेस का। किस लिए, यहाँ पर देखिए कि विथ इंक्रीजिंग रिसोर्सेस पुट इनटू बायो प्रोस्पेक्टिंग, यानी कि एक्सप्लोरिंग क्या एक्सप्लोर होना चाहिए कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स, मैक्रोमॉलिक्यूल्स, बायोकेमिकल्स एंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन दैट कुड बी डेवलप्ड into a commercially valuable products for agriculture purpose, aquaculture, bioremediation, cosmetic, nanotechnology, pharmaceutical industry। तो मतलब ये होता है कि जो भी बायोडाइवर्सिटी में कई प्लांट स्पीशीज है तो उनकी खोज करना, उसे बायो प्रोस्पेक्टिंग करने यानी कि उन पर रिसर्च करना मतलब एक्सप्लोरिंग होता है। और ये रिसर्च आप कई प्रोडक्ट्स आप ये एक्सट्रैक्ट करते हैं और उससे इनकम मिलता है, और इस बायोडाइवर्सिटी को आखिरी तक आपको कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को इसका उपयोग होना चाहिए। तो यही बात बायो प्रोस्पेक्टिंग होती है। तो देखिए कि आपने क्या लिखा है कि एक्सप्लोरिंग मतलब रिसर्च होना मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो आर्थिक महत्व के लिए इन पर इनकी जांच होनी चाहिए, रिसर्च होना चाहिए, यही ये लाइन कह रही है। और लिखा है कि नेशंस एंडोवेड विथ रिच बायोडाइवर्सिटी कैन एक्सपेक्ट टू रीप एनॉर्मस बेनिफिट्स। ये इसका मतलब क्या होता है कि दोस्तों जिस नेशन में ये बेहद ही इम्पोर्टेंट बायोडाइवर्सिटी होती है, ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, तो इस नेशन एंडोवेड विथ रिच बायोडाइवर्सिटी, समृद्ध जैव विविधता संपन्न राष्ट्र भारी लाभ प्राप्त करने की उम्मीद कर सकते हैं इस बायोडाइवर्सिटी से। तो देखिए कि जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी कि जीन विद इन स्पीसीज, ये भी डाइवर्सिटी होती है। 3 टाइप की बायोडाइवर्सिटी है। स्पीसीज डाइवर्सिटी यानी कि स्पीसीज रिचनेस इन दैट इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट टाइप के हैबिटेट्स पाए जाते हैं धरती पर यूनिट एरिया में, जैसे फॉरेस्ट हो, डेजर्ट हो, ग्रासलैंड हो, कई इसे हैबिटेट्स का मतलब रखती है इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। तो इनके भी बेनिफिट आपको ह्यूमन को मिलते हैं। प्यारे दोस्तों, आपने ये 9.3 टेबल अच्छी तरह से पढ़ना। ये 11th एनसीईआरटी का ये टॉपिक है, और इस टॉपिक में ये दिया है आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों आगे बात करते हैं, एग्जाम्पल से चर्चा करते हैं इस बायो प्रोस्पेक्टिंग की। देखिए कि आप जानते हैं कि इस पिक्चर में देखिए आपको ये ओपियम पॉपी का प्लांट है भाइयों, फ्लावर के साथ दिया है। ये ओपियम से
पॉपी ये क्या गिव करता है ह्यूमन को, गिव्स अस ए पेन रिलीवर अल्कोलाइड दैट इज कॉल्ड एज मॉर्फिन। तर ये मॉर्फिन ये आपको देता है पेन रिलीवर अल्कोलाइड, इससे निकलते हैं। तो ह्यूमन के डायरेक्ट बेनिफिट्स यहाँ से भी आप क्या करेंगे कि उस पॉपी से अल्कोलाइड एक्सट्रैक्ट करेंगे, मार्केट में सोल्ड करेंगे और इसका कंजर्वेशन होना जरूरी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे दोस्तों की नेक्स्ट रीजन है बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने का, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, यानी कि मोटे तौर पर उपयोगितावादी तर्क कौन सा होता है। देखिए दोस्तों कि इकोसिस्टम सर्विस कहेंगे उसे। ये क्या कहती है कि इकोसिस्टम सर्विस सेज दैट बायोडाइवर्सिटी प्ले ए मेजर रोल इन मेनी इकोसिस्टम सर्विसेज दैट नेचर प्रोवाइड। जो भी नेचर ने आपको इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइड किया है तो ये बायोडाइवर्सिटी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। कैसे, देखिए कि एग्जाम्पल से आप यहाँ पर इस चर्चा करेंगे कि पहला एग्जाम्पल ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट का कौन सा है। देखिए फास्ट ड्वेंडलिंग अमेज़न रेन फॉरेस्ट, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में कम होते जा रहे हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट दैट इज एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस through a photosynthesis 20% of the total oxygen in the earth atmosphere। अर्थ में जितना भी ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन का 20% हिस्सा ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट का है। देखिए दोस्तों ये ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट, साउथ अमेरिका में ये स्थित है। और ये देखिए कि ये ट्रॉपिकल जोन में ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट यहाँ पर साउथ अमेरिका में दिए है। दोस्तों ये महत्वपूर्ण है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, ये 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर ये प्रोड्यूस करते हैं। दोस्तों आप एक यहाँ पर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी ने पूछ लिया है कि कैन वी पुट एन इकोनॉमिक वैल्यू ऑन दिस सर्विस बाय द नेचर। नेचर ने जो भी इकोलॉजिकल आपको सर्विस दी है इसकी क्या कीमत कर सकते हैं? जी नहीं, आप कीमत नहीं कर सकते। यू कैन गेट सम आइडिया, आपको कोई आइडिया आपको मिलती होगी। वैसे बाय फाइंडिंग आउट हाउ मच यूर नेबरहुड हॉस्पिटल स्पेंड ऑन ए सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन। तो आप कोरोना की काल में देखा होगा कि ऑक्सीजन की मात्रा को, ऑक्सीजन के सिलेंडर पूरे देश में उनका मिल नहीं पाते थे ये पेशेंट को, कोरोना के पेशेंट को। तो आप इससे वाकिफ होंगे कि बायोडाइवर्सिटी बचाना कितना जरूरी होता है। नेक्स्ट देखेंगे भाइयों की बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। तो दूसरा एग्जाम्पल ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में क्या है कि पॉलिनेशन, विदाउट विच प्लांट्स कैन नॉट गिव अस फ्रूट्स और सीड। पॉलिनेशन नहीं तो आपको फ्रूट्स भी खाने नहीं मिलेंगे, सीड्स भी नहीं मिलेंगे। दैट इज अनदर सर्विस ऑफ इकोसिस्टम प्रोवाइड थ्रू ए पॉलिनेटर्स लेयर्स, बीज, बम्बल बीज, बर्ड्स और बैट्स। देखिए कि ये बीज, बैट्स हो या बीज हो या बर्ड्स हो या कई सारे इंसेक्ट्स हो तो ये पॉलिनेट करते हैं और इनकी पॉलिनेशन की वजह से, ये पॉलिनेटिंग एजेंट की वजह से आपको क्या मिलता है कि फ्रूट्स और सीड्स मिलते हैं। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द कॉस्ट अकम्प्लिश पॉलिनेशन विदाउट हेल्प फ्रॉम नेचुरल पॉलिनेटर। यदि नेचुरल पॉलिनेटर नहीं होंगे तो क्या कॉस्ट, इसकी आप कोई प्राइस टैग लगा सकते हैं? जी नहीं, इसकी कोई कीमत नहीं होती। इतना इंपॉर्टेंट है ये, बेहद ही ये कीमत नहीं कर सकते, कोई टैग नहीं लगा सकते। देखिए नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल है, ये देखिए यहाँ पर करेक्शन करना, ये थर्ड एग्जांपल है बायोडाइवर्सिटी का ब्रॉडली यूटिलिटेरियन का एस्थेटिक प्लेजर। एस्थेटिक प्लेजर्स ये भी बेनिफिट है और दैट वी डिराइव फ्रॉम द नेचर, आप नेचर से डिराइव कर पाते हैं। और एस्थेटिक प्लेजर ऑफ वॉकिंग थ्रू ए थिक वुड, यदि आप थिक वुड जैसे फॉरेस्ट में चलते हैं तो इस आपको एक खुशियां मिलती है। और अगली बात, वॉचिंग स्प्रिंग फ्लावर्स, जो भी स्प्रिंग में फ्लावर फूल जाते हैं ये तो तभी आपको एक अच्छी तरह से प्लेजर मिलता है। फुल ब्लूम में आपको सेंट मिलता है फ्लावर से। और वॉकिंग आपको ये बुलबुल सॉन्ग इन द मॉर्निंग, जब आप फॉरेस्ट से या कई गार्डन से चलते हो तो आपको बुलबुल का सॉन्ग भी सुनने को मिलेगा। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों की कैन वी पुट प्राइस टैग ऑन सच थिंग। ऐसे थिंग जो भी एस्थेटिक होते हैं इस पर कोई आपको प्राइस टैग नहीं लगा सकते। इतना महत्वपूर्ण होती है बायोडाइवर्सिटी बचाना। नेक्स्ट देखेंगे कि प्यारे दोस्तों की
तीसरा रीजन है बायोडायवर्सिटी बचाने का, इथिकल यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट, यानी कि नैतिक आधार पर उपयोगितावादी तर्क क्या होता है। तो ये तीसरा, ये भी इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। फॉर कंजर्विंग बायोडायवर्सिटी बचाने के लिए कई रिलेट्स टू द what we owe to millions of plants, animal, microbe species with whom we share this planet। मतलब क्या होता है कि बायोडायवर्सिटी के कंजर्विंग के लिए उन लाखों प्लांट्स, एनिमल्स और कई माइक्रोब्स की स्पीशीज से संबंधित है, इनसे हम सब ने आभारी होना चाहिए, वो होना चाहिए, आभारी होना चाहिए। इस धरती पर जो भी प्लांट, एनिमल और माइक्रोब्स की स्पीशीज है, यह आपके लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों की फिलोसॉफिकली और स्पिरिचुअली। फिलोसॉफिकली यानी कि तात्विकता या दार्शनिक दृष्टि से या आध्यात्मिक दृष्टि से, we need realize that every species has an intrinsic value। जितने भी धरती पर प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पीशीज है, हर एक स्पीशीज में क्या होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है, किसी भी स्पीशीज जो भी होती है, हर एक स्पीशीज को इंडिपेंडेंट पोटेंशियल यूजफुलनेस होता है बायोडायवर्सिटी में, और ये पोटेंशियल ह्यूमन बीइंग के लिए यूजफुल होता है। उसे क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशीज कहेंगे। इवन इफ इट मे नॉट बी ऑफ अ करंट और एनी इकोनॉमिक वैल्यू। तो ये आपको करंट और इकोनॉमिक वैल्यू इसके भी पता नहीं लगा सकते दोस्तों। बात आती है वी हैव अ मोरल ड्यूटी। आखिरी ये बेहद ही इमोशनल लाइन एनसीईआरटी ने लिखी है, बायोडायवर्सिटी क्यों बचाना चाहिए। तो दोस्तों, ह्यूमन के लिए कई प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने महत्वपूर्ण होते हैं बायोडायवर्सिटी बचाने के लिए। तो ये कैसे बचा सकते हैं ये बायोडायवर्सिटी, आपकी और हमारी मोरल ड्यूटी होती है, नैतिक कर्तव्य होता है। किसकी आवश्यकता होती है कि भले ही हमारे लिए वर्तमान या किसी भी इकोनॉमिक वैल्यू का न हो, ये हर एक स्पीशीज का इंट्रिंसिक वैल्यू, तो आपकी मोरालिटी होती है उनकी भलाई, टू केयर फॉर देयर वेल बीइंग, उनकी भलाई करना, अच्छे उनको बचाना आपको जरूरी होता है। एंड पास ऑन आवर बायोलॉजिकल लीगेसी, यानी कि मतलब जो भी जैविक विरासत आपको नेचर ने दी है, तो दैट बायोलॉजिकल लीगेसी इन अ गुड ऑर्डर टू फ्यूचर जनरेशन, आने वाले पीढ़ियों को ये बचाकर रखनी चाहिए, आने वाली पीढ़ी को अच्छी क्रम में सौंपना चाहिए आपने। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए कि यहाँ पर स्टॉप करते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।